नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही सियासी बयानबाजी अपने चरम पर है। बीजेपी कमलनाथ सरकार को नाकाम बताकर उसकी वादा खिलाफी को जनता के बीच मुद्दा बनाने की जुगत में लगी है, तो कांग्रेस बीजेपी की सरकार को खरीद फरोख्त से बनी सरकार बता रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि बागियों को जनता जवाब देगी। दोनों दल रणनीतिक बिसात बिछाने के साथ ही विरोधी की घेरेबंदी में भी जुटे हुए हैं। उपचुनाव से जुड़ी दिन भर की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं बंसल न्यूज की इस खास पेशकश 24 का चक्रव्यूह में। उपचुनाव से पहले राजनीतिक दलों में मुद्दों के तीर छोड़े जा रहे हैं। कांग्रेस लगातार पेट्रोल, डीजल और चीन से तनातनी का मुद्दा उछाल रही है। बीजेपी ने भी कांग्रेस पर मुद्दे का एक बड़ा बम फेंक दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। उपचुनाव में मुद्दों की मार, चीन से तनातनी भी हथियार, महिला अपमान का असला भी तैयार। चुनाव से पहले कहां जाएगा ये टकराव? कि जो भारत में बहुत सरलता से जो चीजें उपलब्ध हैं, ऐसे उपलब्ध चीजों के होने के बाद भी उसको आयातित करना, ऐसे 250 चीजों का आयात करना और उस पर आयात शुल्क अगर 100-200% है, हम उसको और घटाकर कम करना और उसके लाभ के पैसे से आर्थिक रूप से जो अवैध पैसा आया उसको कांग्रेस की मदद करना और राजीव गांधी फाउंडेशन में देना, ये नेशनल क्राइम है। उपचुनाव से पहले मुद्दों के हथियार से घात प्रतिघात होने लगा है। चीन से चल रही तनातनी को कांग्रेस मुद्दा बना रही है। इस बीच बीजेपी के उपाध्यक्ष प्रभात झा ने एक तीर से दो निशाने साधे। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर तो हमला बोला ही, साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी बड़ा आरोप लगाया। झा ने कहा वे दस्तावेजों के आधार पर बोल रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्रीय मंत्री रहते चीन से आयात शुल्क में कटौती कर नेशनल क्राइम किया है। ये जो चीन भक्ति है, ये राष्ट्र भक्ति के आगे घुटने टेकने वाली है और इसलिए हमने संदेह व्यक्त किया है कि इसका खुलासा होना चाहिए और कमलनाथ जी को जवाब देना चाहिए कि वो भारतीय हैं या चीन के एजेंट हैं। इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। अभी तो खूब यात्राएं कराई हैं नरेंद्र मोदी ने, चीन के राष्ट्रपति, चीन के प्रधानमंत्री की, तो एजेंट कौन है? जवाब दिलाओ नरेंद्र मोदी से। प्रभात झा, तुम में हिम्मत हो तो कि 20 सैनिक भारत की सीमा में मरे हैं कि चीन की सीमा में मरे हैं। चीन के साथ ही महिलाओं पर बयानबाजी को लेकर भी बीजेपी कांग्रेस में जोरदार टकराव शुरू हो गया है। पेट्रोल डीजल को लेकर जीतू पटवारी ने ट्वीट किया, जिसे बीजेपी ने लपक लिया। उसके बाद कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव के एक बयान पर बवाल खड़ा हो गया। ये विवाद तो इतना बढ़ गया कि तोड़फोड़, पथराव तक हो गया। उनका वक्तव्य ठीक नहीं लगा तो उसकी रिपोर्ट करते, उसके तरीके होते हैं, लेकिन कानून को इस तरह से हाथ में लेकर उनके फैक्ट्री और ऑफिस में तोड़फोड़ करना, ये सीधी सीधी आतंकवादी गतिविधि है। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र ही रहा है। कार्रवाई तो हो गई है ना, कानून अपना काम करेगा। मैं कानून के काम पे कोई रोक और उंगली की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कहा हूँ क्रिया पर प्रतिक्रिया हुई है। उनको सोचना चाहिए कि क्रिया इस तरह की करना चाहिए या नहीं, द्व्यर्थी भाव या भाषा बोलना चाहिए या नहीं, वो निंदा का विषय है या नहीं, ये चिंतन का विषय और यही चिंता का विषय है। दरअसल आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव के साथ ही बिहार चुनाव भी इस संघर्ष की बड़ी वजह है। कांग्रेस कोरोना महामारी, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें और चीन से विवाद को लेकर बीजेपी को विफल साबित करना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी डिफेंसिव नहीं बल्कि अटैकिंग मोड में आ गई है और कांग्रेस की पुरानी खामियों को खंगाल कर ला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को चीनी एजेंट बताने वाले बयान पर पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने पलटवार किया है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि आरएसएस ने उन्हें झूठ बोलने, अफवाह फैलाने और जनता को गुमराह करने की ट्रेनिंग दी है। उन्होंने बीजेपी को कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई करने की चुनौती भी दे दी है।
24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का भरोसा भी डॉक्टर गोविंद सिंह ने जताया है। उनसे बात की हमारे संवाददाता सौरभ शर्मा ने। इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह। आइए हम उनसे कुछ पूछते हैं। डॉक्टर साहब बताइए कि आज प्रभात झा ने एक बड़ा बयान दिया, उसमें कहा है कि कमलनाथ एक चीनी एजेंट की तरह उन्होंने काम किया। इसमें आपका क्या कहना है? हमारे बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में जो आरएसएस के लोग हैं, प्रभात झा उनसे उनकी उत्पत्ति है। उनको झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। असत्य बोलो, जोर से बोलो, जल्दी जल्दी बोलो और आम जनता को प्रभावित करो। उसी झूठ के आधार पर उनका बयान पूरी तरह सत्य है, जबकि सच्चाई है कि देश की आज़ादी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की क्या भूमिका थी, ये हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और इसलिए मैं प्रभात झा ने जिस तरह की बात की है, आज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की मोदी के नेतृत्व पर सरकार असफल हुई, इसके विरोध में पूरी तरह से असफल है। आज छोटे छोटे से देश, पाकिस्तान, यहाँ तक जो चाइना के साथ लोग लगे हुए हैं, उनके कर्जदार हैं, नेपाल जैसे दो देश भी आज भारत को आंखें दिखाने की हिम्मत कर रहे हैं। ये सब इनकी कारनामे ये हैं जिसको छिपाने के लिए इस तरह की बातें भूल जरूर बातें करती हैं। डॉक्टर साहब, चुनाव है, उपचुनाव है, किस तरीके की कांग्रेस तैयारी कर रही है? क्या रणनीति है चुनाव किस तरीके से क्या कर रही है कांग्रेस की रणनीति प्रदेश की 7.5 को जनता बना रही है। प्रदेश की जनता ने 15 साल के भारतीय जनता पार्टी कुशासन को समाप्त कर बड़ी आशा उम्मीद के साथ जो सरकार बनाई थी, सिंधिया जी ने और उनके समर्थकों ने भारी मात्रा में मोदी से सौदा करके हमारे जनता की खून पसीने की कमाई को जो बेचा है, उसका जवाब प्रदेश की जनता देगी। और जिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना समूचा जीवन पसीने से जो सींच कर ये सरकार बनाई थी, वो तैयार बैठे हुए हैं। लोहा गर्म है, चोट करना बाकी है। जिस दिन चुनाव होगा, जनता उनको सबक सिखाकर उनकी हैसियत बता दी। डॉक्टर साहब, महगांव और गोहद की स्थिति क्या रहेगी? महगांव गोहद की बात की जाए तो भारी बहुमत से कांग्रेस जीतेगी, अकेले महगांव गोहद नहीं। जहाँ जहाँ उपचुनाव है, जहाँ जहाँ लोगों ने सौदा करके जनता के साथ धोखा किया है, उन सबको सबक सिखाने के लिए कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी और प्रदेश के किसान, मजदूर, नौजवान तैयार बैठे हैं। चोट करना बाकी है, समय का इंतजार हो रहा है। हमारे साथ थे पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह। उनका कहना है साफ कि कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी और विजय होगी। सौरभ शर्मा, पंचनील पिंड। उपचुनाव की जंग में मैदान पर उतरने से पहले बीजेपी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए कैबिनेट विस्तार में क्षेत्रीय संतुलन बैठाना आसान नहीं होगा। पार्टी में मंत्री पद की आस लगाए नेताओं की लंबी फहरिस्त है। सिंधिया समर्थक नेता मंत्री बनने की चाह में भोपाल में डेरा जमाए हुए बैठे हैं, जिससे उनके क्षेत्र में चुनावी तैयारियों पर असर पड़ रहा है। खत्म हुई उठापटक, अब होगा विस्तार। दावेदार कर रहे शपथ का इंतजार। क्षेत्रीय संतुलन बैठाना बड़ी जवाबदारी। देरी से प्रभावित हो रही चुनावी तैयारी। शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बने 100 दिन हो रहे हैं। एक छोटे विस्तार को छोड़ दें तो मंत्री पद की आस लगाए ज्यादातर नेताओं का इंतजार बहुत लंबा हो चुका है। पद और गोपनीयता की शपथ लेने के लिए माननीय राजधानी में डेरा जमाए बैठे हैं। इनमें बीजेपी के पुराने और कद्दावर नेता तो हैं ही, सिंधिया के साथ आए उनके समर्थक भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। नेताओं के भोपाल में डेरा जमाने के चलते 24 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव की तैयारियों पर असर पड़ रहा है। जिन सिंधिया समर्थकों का मंत्री बनना तय माना जा रहा है, वो अब मंत्री के रुतबे के साथ ही अपने क्षेत्र में जाना चाहते हैं। शायद इन्हीं नेताओं का दबाव है, जिसके चलते देर से ही सही कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ बात करते हुए और जल्दी ही मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और उसकी आज आवश्यकता भी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत के बीच कई दौर की बैठक और मंथन के बाद नाम भी तय हो चुके हैं। लिस्ट लिफाफे में बंद हो चुकी है।
मतलब साफ है कि संगठन और सरकार में सहमति बन चुकी है। शिवराज जैसे ही तिरुपति बालाजी के दर्शन करके लौटेंगे, विस्तार हो जाएगा। संभावित दावेदारों को भी फोन आने का इंतजार है। नहीं, भ्रम की स्थिति तो वैसे भी नहीं है। लोगों के काम चलते रहे, मंत्री परिषद छोटी रहे या बड़ी रहे, और इस कारण से मैं मान के चलता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। कोई सीएम शिवराज और पार्टी संगठन के सामने विस्तार में क्षेत्रीय संतुलन बिठाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कैबिनेट विस्तार में हुई देरी से उपचुनाव की जमावट में बीजेपी को परेशानी हो रही है, तो कांग्रेस भी शिवराज कैबिनेट के विस्तार पर नजर बनाए हुए है। कांग्रेस को उम्मीद है कि विस्तार के बाद बीजेपी में असंतोष बढ़ेगा, जिसका फायदा उसको उपचुनाव में मिलेगा। और ये अल्पमत की सरकार है 106 विधायकों के साथ। कांग्रेस की जो सरकार थी वो 121 विधायकों के साथ समर्थन से स्थायी सरकार थी, जिसको लेन देन, खरीद फरोख्त ये सब के करके और लंबे लंबे लुभावने वादे करके इसको तो सरकार को हटाया गया, कमलनाथ जी को। लेकिन ये मान के चलिए कि इन 24 सीटों में, जैसे मैंने कहा कि 99% हम जीतेंगे और सरकार फिर बनेगी कमलनाथ जी की। कुल मिलाकर कैबिनेट विस्तार की राह पहले ही दिन से बीजेपी के लिए आसान नहीं रही। अब बीजेपी संगठन और सरकार जल्द ही विस्तार करके चुनावी तैयारियों में जुटने को तैयार है। दावेदार भी सस्पेंस खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। उधर ग्वालियर चंबल अंचल की जिन 16 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें सबसे चर्चित सीट है डबरा। पूर्व मंत्री इमरती देवी बीजेपी के टिकट पर मैदान में होंगी। ऐसे में कांग्रेस को इमरती देवी के खिलाफ एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो जीत का सेहरा कांग्रेस के सिर बांध सके। दावेदार एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। दावेदारों के वार पलटवार ने यहां पार्टी की टेंशन फिलहाल तो बढ़ा दी है। ग्वालियर चंबल अंचल की डबरा विधानसभा सीट। इस सीट पर 2003 से कांग्रेस का कब्जा रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को यहां भारी बहुमत से जीत मिली थी। रिकॉर्ड वोटों से जीतकर इमरती देवी पहले विधायक, फिर कमलनाथ सरकार में मंत्री बनी। इमरती देवी ने सिंधिया के अपमान को मुद्दा बनाकर कांग्रेस और विधायकी दोनों छोड़ दी। इमरती देवी बीजेपी के टिकट पर ताल ठोकने को तैयार हैं, तो कांग्रेस अभी चेहरे की तलाश में जुटी है। पिछले दिनों कांग्रेस में शामिल हुए कुछ नेता भी टिकट के दावेदार हैं, जिनमें बीएसपी की नगरपालिका अध्यक्ष रहीं सत्यप्रकाशी परसेडिया शामिल हैं। कुछ साल पहले बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए सुरेश राजे भी दावेदार हैं। सुरेश राजे पूर्व मंत्री इमरती देवी के करीबी रिश्तेदार भी हैं। वहीं पार्टी के पुराने नेता वृंदावन कोरी भी टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसके अलावा पूरन जाटव ने भी टिकट के लिए दावेदारी पेश कर बाहर से आए सत्यप्रकाशी परसेडिया और सुरेश राजे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डबरा विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधु और हिना कावरे को दी गई है। दावेदारों की संख्या और आपसी खींचतान पार्टी की चिंता बढ़ा रहे हैं। मैंने जो दावेदारी की है अपने कार का, उसको जो मैंने कार किया उसको देखते हुए मैंने पार्टी में दावेदारी की है और टिकट मांग रही हूँ मैं कांग्रेस पार्टी से। 2 अवसर मुझे कांग्रेस पार्टी में काम करने के मिले हैं और दोनों ही अवसर का आपने परिणाम देखा है। जब वो कांग्रेस ज्वाइन की तो जो इमरती 32,000 से जीती थी वो 57,000 पे पहुंची, और जिस इमरती ने और उनके समर्थक मोहन सिंह राठौर जी ने मतलब कांग्रेस पार्टी की खिलाफत की लोकसभा में, उसके बावजूद हमने 19,500 से लोकसभा जिता के दी है डबरा में। मैं चूंकि कांग्रेस का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूं, 28 वर्ष मुझे कांग्रेस में कार्य करते हो गए, और मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से, अगर पार्टी मेरे पे आस्था जताएगी तो मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। लेकिन जहाँ कुछ बीएसपी से और अन्य पार्टियों से टिकट मांग रहे हैं क्या नहीं, उन्होंने कांग्रेस का अधिकतर नुकसान किया है। चाहे पसेडिया जी हो, सुरेश राजे हो, पीएस जाटव हो, इन्होंने हमेशा कांग्रेस पार्टी का अपमान किया है और आज पेश कर रही हैं जी दावा अपना। कांग्रेस में मचे घमासान के बीच इमरती देवी पूरे जोश के साथ चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। इमरती देवी का दावा है कि क्षेत्र की जनता उन्हें एक बार फिर समर्थन देगी और इस बार भी वो भारी मतों से उपचुनाव में जीत दर्ज करेंगी। इमरती देवी को सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और नरोत्तम मिश्रा की लोकप्रियता पर पूरा भरोसा है। कोई भी आ जाए,
कोई भी आ जाए, लेकिन जनता में लोकप्रिय है इमरती देवी। आप देख लेना, चुनाव हम जीतेंगे, वो कोई से प्रत्याशी उतार दे, अगर चाहे तो कमलनाथ या दिग्विजय सिंह भी आ जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। डबरा में कांग्रेस को एक योग्य प्रत्याशी की तलाश है जो इमरती देवी को पटखनी देकर कांग्रेस को जीत का ताज पहना सके। लेकिन इमरती देवी की क्षेत्र में पकड़ और बीजेपी के पास बड़े चेहरों की मौजूदगी के साथ साथ कांग्रेस की कला उसकी जीत में सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो सकती है। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। ग्वालियर चंबल की जिन 16 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें भिंड जिले की महगांव सीट भी शामिल है। सिंधिया समर्थक ओपीएस भदौरिया के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर कांग्रेस बीजेपी के साथ ही बहुजन समाज पार्टी की भी नजर है। कांग्रेस में जहां टिकट दावेदारों की लंबी कतार है, वहीं बीजेपी से ओपीएस भदौरिया को टिकट मिलना लगभग तय है। महगांव की महाभारत पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महगांव में शुरू हुई उपचुनाव की महाभारत। हर दल की चाहत है महगांव में बादशाहत। कांग्रेस में दावेदार टिकट के लिए लगा रहे जोर। बीजेपी में सुनाई दे रहा ओपीएस भदौरिया का शोर। भिंड जिले की महगांव विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव की महाभारत का रंग चढ़ने लगा है। कभी किसी एक दल के साथ न जाने वाले यहां के मतदाताओं ने 2018 में कांग्रेस उम्मीदवार ओपीएस भदौरिया पर वोटों की बारिश करके विधानसभा भेजा। सियासी उठापटक के बीच सिंधिया समर्थक ओपीएस भदौरिया ने भी हाथ का साथ छोड़कर भगवा ओढ़ लिया। महगांव का इतिहास गवाह है कि यहां चुनाव सिर्फ राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं रहे। यहां के मतदाताओं ने कई बार आम आदमी को भी सिर माथे बिठाया है। सिंधिया समर्थकों के इस्तीफे के बाद प्रदेश की सत्ता हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए उपचुनाव बड़ी चुनौती है। महल के साथ आने से बीजेपी को फायदा हो सकता है। देखिए, हमारे कार्यकर्ता बहुत ही समझदार और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाला कार्यकर्ता है और पार्टी के दिशा निर्देशों का बहुत ही ईमानदारी के साथ और परिश्रम के साथ वो उन जिम्मेदारियों को निभाते हैं। तो किसी भी तरीके का नहीं है, ये तो चुनौती हमारे सामने है। उस चुनौती में भारतीय जनता पार्टी खरी उतरेगी, हम सारी सीटें जीतेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं महगांव का सियासी समीकरण। 2018 में महगांव से कांग्रेस के ओपीएस भदौरिया ने जीत हासिल की। 2013 में बीजेपी के चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी ने विजय पताका फहराई। 2008 में बीजेपी के राकेश शुक्ला तो 2003 में निर्दलीय मुन्ना सिंह ने जीत हासिल की। 1998 में बीजेपी के राकेश तो 1993 में बहुजन समाज पार्टी के नरेश सिंह गुर्जर ने जीत दर्ज की। 1990 में महगांव सीट पर कांग्रेस के हरि सिंह ने तो 1985 में कांग्रेस के टिकट पर रुस्तम सिंह ने बाजी मारी। 1980 में निर्दलीय राय सिंह भदौरिया और 1977 में जेएनपी के रामेश्वर दयाल दांत्रे ने जीत हासिल की। अभी तक महगांव में 3-3 बार कांग्रेस और बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन दावेदारों की होड़ उसके लिए चिंता का सबब बनती दिख रही है। मेरी विधानसभा पैतृक रूप से हमेशा से अटेर से रही है राजनीति और अटेर से ही करना चाहता हूं मैं। अब ये और बात है कि पार्टी हो सकता है मुझमें महगांव को लेके भी भरोसा जता रही हो, लेकिन ऐसी कोई मेरे तरफ से दावेदारी नहीं रखी गई है। मेरे से पूछा गया था कुछ शीर्ष नेतृत्व द्वारा, मैंने उनको यही कहा है कि मेरा जहाँ भी पार्टी में उपयोग ले सके वो लेना चाहिए उनको, और मैं उनका जो भी आदेश होगा उसका पालन करूँगा। दिग्विजय सिंह जी स्वयं मुझे 25 दिन पहले फ़ोन करके ये कह रहे थे कि राकेश, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मन से मुझे क्षमा कर रहे हैं दादा भाई? बोले हाँ राकेश, मन से क्षमा। लेकिन अभी का जो वक्तव्य हुआ उससे मुझे ठेस लगी है और मुझे उसका प्रत्युत्तर देना आवश्यक है। कौन लोग और पीछे मैं जो इनके पीछे कौन लोग हो सकते हैं? नहीं, पीछे नहीं, सबको मालूम है। जिन लोगों ने मेरा विरोध किया उसमें अजय सिंह है, जिनने विरोध किया है गोविंद सिंह है। जिसमें महगांव के राजनीतिक समीकरण और मतदाताओं के रुझान को समझने के लिए इस सीट का जातिगत समीकरण समझना जरूरी है। महगांव में भदौरिया ब्राह्मण और पिछड़ा वर्ग के वोटरों का दबदबा नजर आता है। महगांव में करीब 56,000 ब्राह्मण मतदाता हैं, तो करीब 46,000 मतदाता क्षत्रिय समाज के हैं।
तीसरे नंबर पर हैं दलित मतदाता, जिनकी संख्या 25,000 है। महगांव में 17,000 गुर्जर, 17,000 नरवरिया वोटर हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव के मुताबिक महगांव में 2,55,008 मतदाता हैं, जिनमें 1,42,838 पुरुष मतदाता तो 1,12,171 महिला मतदाता हैं। ग्वालियर अंचल में 24 स्थानों पर मतपेश में उपचुनाव होना था। उसमें से हम लोगों की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की तरफ से मांग थी कि आप हमारे हकदार के मुताबिक एक सीट राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को दें। तो 23 स्थानों पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता कांग्रेस को समर्थन करेंगे, वो कांग्रेस की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने का काम करेंगे। तो महगांव में हेमंत कटारे हैं, आपके नाथुराम चौरासिया हैं, राहुल भदौरिया हैं, हमारे जिलाध्यक्ष कांग्रेस जयश्याम बघेल हैं, राजेंद्र गुर्जर जी हैं, ये सब नाम हैं महगांव में संभावित प्रत्याशी। महगांव में कांग्रेस बीजेपी के साथ ही बसपा, निर्दलीय और दूसरी छोटी पार्टियां भी दम दिखाती रही हैं। उपचुनाव में भी इनका असर देखने को मिलेगा। महगांव की महाभारत हमेशा से ही दिलचस्प होती रही है। उपचुनाव में भी महगांव में हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा। मतदाता किसके सिर पर जीत का ताज पहनाएंगे, ये तो नतीजे बताएंगे। लेकिन महगांव इस बार भी इतिहास के पन्नों पर नई इबारत जरूर लिखेगा। सौरभ शर्मा, बंसल न्यूज, भिंड। 24 का चक्रव्यूह में आज फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।